जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम आप लोग को यहाँ पे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आप लोग को बिहार दरोगा जो रोशन आनंद सर का है उसी का यहाँ पे आप लोग को कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे कराने वाला है। जैसे कि ये बुक जो है काफ़ी बेहतर रहेगा बिहार दरोगा के लिए, ठीक है। और इसमें आप लोग को 2008 से लेकर के 2022 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल में बताएंगे और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी अपडेट होगा सरकारी एग्जाम से लेकर के या जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके और यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ। चलिए हम आप लोग को एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कंसेप्ट वाइज बताते हैं। इसमें आप लोग देखेंगे परीक्षा तिथि 11/3/2018 जो प्रथम पाली का एग्जाम हुआ था। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को यहाँ पे देखेंगे शास्त्रीय किस राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य है, तो ये आप लोग को असम का है, ठीक है। अब इस पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे आप लोग को कंप्लीट जो है ये एक्सप्लेनेशन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे शास्त्रीय असम का शास्त्रीय लोक नृत्य है, ठीक है। अब यह 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो अन्य शास्त्रीय नृत्य के बारे में अब यहाँ पे आप लोग देखिए। जैसे कि यहाँ पे भरतनाट्यम दे दिया, तो भरतनाट्यम जो है मुख्य रूप से दक्षिण भारत तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य शैली है, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना गया है। इस नृत्य को सबसे प्राचीनतम नृत्य माना गया है भरतनाट्यम को। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित और प्रकाशित किया गया था, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग देखेंगे अब यहाँ पे जैसे दिया गया है इसके अलावा निम्न मतलब इसके कलाकार जो है निम्न है। जैसे कि यामिनी हो गया, कृष्ण मूर्ति हो गया, सोलन मान हो गया, ठीक है, यानी सोलन मान सिंह हो गया, रुक्मिणी देवी हो गया, उसके बाद मृणालिनी साराभाई हो गया, ठीक है ना। तो ये लोग जो है इसके कलाकार हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कुचिपुड़ी, तो ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसका आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसके कलाकार का नाम यानी कुचिपुड़ी के जो कलाकार हैं ये इसमें यामिनी हो जाएंगे, कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण शास्त्री हो जाएंगे, उसके बाद राधा रेड्डी हो जाएंगे, उसके बाद राजा रेड्डी आदि ये जो है आप लोगों को इसके कलाकार हैं, ठीक है। अब ये अगला जो नृत्य है ओडिशा, तो ये ओडिसी जो होता है ये ओडिशा का प्रचलित मतलब लोक नृत्य है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसके मतलब इसमें नृत्य के माध्यम से समर्पण का भाव धारण किए नर्तक ईश्वरीय स्तुति करते हैं, ठीक है। तो ये ओडिशा जो मतलब ओडिसी जो है ओडिशा का प्राचीनतम लोक नृत्य है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसके कलाकार जो है जैसे कि सोलन मानसिंह हो गए, रानी कर्ण आदि ये लोग जो है इनके प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है जैसे कि कथकली, ये कथकली जो है केरल का सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ये कथकली जो है केरल का सुप्रसिद्ध शास्त्रीय लोक नृत्य है, ठीक है। अब इसके कलाकार जो हो गए जैसे कि वलतोल नारायण, ठीक है, वलतोल नारायण मेनन हो गए, उदय शंकर कृष्ण हो गए नारायण, और ये मृणालिनी, ठीक है, साराभाई आदि ये लोग जो है इसके कलाकार है। अगला जो है जैसे कि कथक नृत्य, तो ये कथक जो है ये आपका उत्तर भारतीय, ठीक है, उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो कथक शब्द का अर्थ है कथा को नित्य रूप से कथना मतलब कथन करना है, ठीक है। और प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से जाना जाता था। अगला यहाँ पे देखेंगे अगले लाइन को, जैसे इस नृत्य के कलाकार निम्न हैं, जैसे कि बिरजू महाराज हो गए। तो देखिए आपके एग्जाम में जैसे रिलेट करके दे देगा, जैसे कथक नृत्य के कलाकार कौन है, तो ये बिरजू महाराज हो जाएंगे, ठीक है, लच्छू महाराज हो जाएंगे, उसी तरीके से सुखदेव महाराज हो जाएंगे, सितारा देवी हो जाएंगे, उसी तरीके से गोपी कृष्ण हो जाएंगे, शोभना नारायण हो जाएंगे, उसी तरीके से मालविका सरकार आदि ये लोग जो है जैसे इसका कलाकार का मतलब इस कलाकार का लोग मतलब नृत्य लोग ये कलाकार हो गए। अब आगे देखेंगे जैसे मणिपुरी नृत्य, तो ये मणिपुरी जो है भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम इसकी उत्पत्ति स्थान यानी मणिपुरी के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। अब इसके मुख्य कलाकार, तो
अमली सिंह, ठीक है। उसके बाद आतंब सिंह, नल कुमार सिंह, सविता मेहता और ये कलावती देवी, झावेरी बहने और गोपाल सिंह आदि है, ठीक है। अब अगला देखेंगे जैसे कि मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो ये जो है यह केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो अभी भी काफ़ी लोकप्रिय है। अब देखेंगे यहाँ पे मोहिनी अट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप जो है हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके, ठीक है। तो ये मोहिनी अट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अगला जो है जैसे मोहिनी अट्टम के कलाकार, तो मोहिनी अट्टम के कलाकार हो जाएंगे कल्याणी अम्मा, उसी तरीके से भारतीय शिवाजी रागिनी देवी, उसी तरीके से हेमा मालिनी और श्रीदेवी आदि, ये लोग जो है मोहिनी अट्टम के कलाकार हो गए। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जैसे भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ पे, तो ये जो है सिंदरी में, ठीक है। अब इस पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया गया है। जैसे कि देखेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया था। उसी तरीके से भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना जो है 1906 ईस्वी में जो है ये रानीपेट तमिलनाडु में खोला गया था। भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। इसी तरीके से चीन, अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक मुख्य का उत्पादक देश है। तो देखिए ये सब रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। उसी तरीके से पोटेशियम जो है फर्टिलाइजर का पूरी तरीके से आयात किया जाता है। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 ईस्वी में सिंदरी तत्कालीन बिहार में की गई थी। उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्ता, कोक, भट्ठी गैस, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, राख, फास्फोरस, जिप्सम आदि कच्चा माल का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखेंगे जैसे बल्लारपुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड कागज़ और कागज़ उत्पाद के लिए कंपनी है। इसी तरीके से यहाँ महाराष्ट्र में उपस्थित है, यानी यह महाराष्ट्र में स्थित है। ये जो है आप लोग देखेंगे तो ये राजमुंदरी आंध्र प्रदेश राज्य में है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरीके से इस पर जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे उसको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री से है। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा उस तत्व के वे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। अब इस पर रिलेटेड कैसे यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यहाँ पे बताया गया कि उस तत्व के वे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो वो आपका क्या होगा, समस्थानिक। अब ये समस्थानिक जैसे बताया गया कि समस्थानिक क्या होता है, तो तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या असमान यानी अलग अलग हो, ठीक है, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे पोटेशियम हो गया, तो ये पोटेशियम हो गया, ठीक है, ड्यूटेरियम हो गया, इसी तरीके से ट्राइटियम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से समस्थानिक हो गया। अगला देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटियम रेडियो सक्रिय का गुण प्रदर्शित करता है। अब अगला देखिए लाइन जैसे कि सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलेनियम है, ठीक है, जिसका 27 समस्थानिक होता है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 को देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन 816 और ऑक्सीजन 817 और ऑक्सीजन 818 के 3 ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं। अब अगला समस्थानिक के उपयोग क्या क्या होते हैं इसको यहाँ पे बताया गया है। किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने में कार्बन के समस्थानिक C14 का प्रयोग किया जाता है। अगला है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक C16 का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम के समस्थानिक U-235 का प्रयोग परमाणु भट्ठी के ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। आगे है घेघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक II-131 का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका समस्थानिक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले थे उसको भी यहाँ पे बताया गया है।
अब यहाँ पे देखेंगे समभारी के बारे में। जैसे समस्थानिक आप लोग समझे, वैसे ही समभारी के बारे में बताया गया है। तत्व के परमाणु जिसका द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या असमान हो, समभारी कहलाता है। यानी तत्व के वे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या असमान यानी अलग अलग हो, उसे समभारी कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जैसे आर्गन 1840 हो गया और यहाँ पे कार्बन 2040 हो गया। इसी तरीके से हाइड्रोजन में 113 हो गया और यहाँ पे हीलियम में 23 हो गया। ठीक है, तो सम न्यूट्रॉनिक यहाँ पे इसका जो है, जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पे समान न्यूट्रॉनों की संख्या वाले परमाणु को सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। इसके लिए परमाणु संख्या Z तथा परमाणु द्रव्यमान A दोनों का मान विभिन्न होता है, लेकिन A माइनस Z का मान समान होता है। यानी कि A से Z को घटाएंगे तो उसका वैल्यू समान होगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे लिथियम 37 हो गया और B यानी कि इसका जो है 48 हो गया। ठीक है, बोरोन और मतलब उसके बाद इसी तरीके से H हाइड्रोजन 13 हो गया और हीलियम 24 हो गया। ठीक है, लेकिन इसको जब A माइनस Z करेंगे तो उसका वैल्यू जो होगा समान होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो इसमें आप लोग देखेंगे कौन से सिख गुरु थे जो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो ये जो हो जाएंगे गुरु नानक देव हो जाएंगे। ठीक है, ये गुरु नानक देव हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे बताया गया है, जैसे इसी पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको भी बताया गया है। ठीक है, जैसे गुरु नानक देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। इन्होंने ही गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था की अस्थाई बना दिया था। ठीक है, मतलब लंगर व्यवस्था के अस्थाई बना दिया था। अगला देखेंगे, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक सिख धर्म के प्रणेता थे। ठीक है, इसी तरीके से लिखा हुआ है इसका जन्म इनका जन्म आधुनिक ननकाना साहिबा पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। ये 5वें गुरु कौन थे? तो अर्जुन देव थे। अब सच्चा बादशाह इसकी उपाधि थी। ठीक है, सच्चा बादशाह इसकी इनकी उपाधि थी। ये अकबर के समकालीन थे। ये भी पूछा जा सकता है कि गुरु नानक देव जो किसके ये समकालीन थे, तो अकबर के। ठीक है, सच्चा बादशाह इनकी उपाधि थी और ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखेंगे, 1589 ईस्वी में इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य हरमंदिर साहिब का निर्माण किया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। आगे देखेंगे, 1699 ईस्वी में इन्होंने गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की। आगे देखिए, जैसे गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। आगे देखिए, गुरु अर्जुन देव जो है आदि ग्रंथ की रचना की। तो इस तरीके से इस पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको यहाँ पे बताया गया। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, निम्न वाक्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। जैसे लिखा हुआ है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ है। आर में लिखा है हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। अब इसमें आप लोग को बताना है आंसर क्या होना चाहिए। तो ये आपका ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ए और आर की पुष्टि करता है। अब चलिए यहाँ पे जैसे ही देखेंगे भारत के अपवाह तंत्र। ठीक है, तो ये जो है जैसे कि आप लोग देख पाएँ, भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल है। ये बड़ी भू आकृतियों की विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति और लक्षणों में परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे हिमालयी अपवाह। ठीक है, तो ये जो है हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास की एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के द्रोणीय शामिल है। ठीक है, अगला जो है यहाँ की नदियाँ 12मासी है, क्योंकि ये बर्फ पिघलने
और वर्षण दोनों पर निर्भर करती है, यानी दोनों पर निर्भर होती है। ये नदियाँ गहरे महाखंडों से गुजरती है, ठीक है, और जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित होती है। अगला जो है यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है, महाखंडों के अतिरिक्त ये नदी अपने पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटियाँ, छिपिकाएँ एवं जल प्रपात की, मतलब इस तरीक़े से जल प्रपात भी बनाती है, ठीक है, यानी भी आकार की साइज की ये अपना आकार बनाती है, ठीक है। आगे कोसी नदी, जिससे बिहार का शोक कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रहती है। अब देखिए कुख्यात रहते हैं, यह नदी पर्वतों के ऊपर क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ, तो ये यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, हिमालयी अपवाह में अनेक नदी तंत्र है, मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख हैं, जैसे कि सिंधी नदी तंत्र। तो यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है। गंगा नदी तंत्र, अब देखिए जैसे गंगा नदी तंत्र क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि अपने द्रोणी और संस्कृति महत्व देने के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य की उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यह नदी यहाँ पे भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र, तो ये जो है विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जो एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी से मानसरोवर झील के निकट चिमार युगंडुंग हिम नदी में है, ठीक है। अगला जो है तिब्बत में इसे संगम्पो के नाम से जाना जाता है, यानी इसको तिब्बत में इस नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर जो लिखा हुआ है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों से मान्यता जरूरी है, तो ये जो आप लोग का हो जाएगा 4 राज्यों से। इस पे अब रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उसको यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें, जैसे लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% भाग जो है 6% प्राप्त करना जरूरी होता है, ठीक है, यानी वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होता है। आगे है पॉइंट नंबर 2, इसके अलावा इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों में विधानसभा की कम से कम 4 सीटों की जितनी होगी, ठीक है। तो ये जो है आप लोग को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे पॉइंट नंबर 3 जो है, लोकसभा में 2% सीटें हो और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। अगला जो है पॉइंट, निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, इसका वर्णन संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में या 329 में वर्णित है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, तो ये आप लोग देखेंगे जैसे भारतीय जनता पार्टी तो कमल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजा है, भारतीय कम्युनिस्ट दल हंसिया और बाली है, इसी तरीके से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी घड़ी है, बहुमत समाज पार्टी हाथी है, ठीक है, असम को छोड़कर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हंसिया हथौड़ा तथा तारा, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी जोड़ा फूल है, नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है पुस्तक है, आम आदमी पार्टी झाड़ू है, ठीक है। तो ये जो है पार्टी का चुनाव चिन्ह जैसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, चुनाव चिन्ह यहाँ पे है और दल का नाम हो गया, ठीक है।
अब 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ? तो ये आपका कृषि ऋण में हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इस पे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे भारत में पहला सहकारी आंदोलन ब्रिटिश सरकार मतलब ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि ऋण के साथ आरंभ हुआ था। भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ चरण 1904 से 11 ईस्वी है। वर्ष 1903 ईस्वी में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुति की तथा वर्ष 1904 ईस्वी में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया। सहकारी आंदोलन का दूसरा चरण संशोधन चरण वर्ष 1912 से 1918 ईस्वी है। इसमें सहकारी समिति अधिनियम 1912 अधिनियम कर वर्ष 1904 अधिनियम के 200 को दूर किया गया, ठीक है। तो इस पर जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है इस तरीक़ा से दिया गया। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है निम्मू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा सिंध नदी पे, यानी सिंधु नदी पे। अब इस पर रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे देखिए यहाँ पे 1 नंबर, निम्मू बाजगो नामक बांध सिंधु नदी पर जो लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कोयान, ठीक है, तो ये कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। इसमें 1920 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। मतलब यहाँ पे जो 120 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। इसका निर्माण 1863 ईस्वी में हुआ था। आगे देखेंगे पेरियार यानी मुल्ला पेरियार बांध, ये पेरियार नदी पर केरल में स्थित एक गुरुत्वीय बांध है। इस जलाशय के चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। भारत की कुछ नदी घाटी परियोजना निम्न है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे भखरा हो गया, नांगल परियोजना और सतलज नदी पर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। पुंग बांध परियोजना व्यास नदी पर जो है यहाँ पे क्रियान्वित किया गया है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद आप लोग देखेंगे उकाई परियोजना, यह परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर है। बांगा सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है किस वस्तु यानी किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस पर रिलेटेड क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि है। अब देखेंगे यहाँ पे जब अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, अर्थात वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती है तो कीमतें सतत यानी लगातार रूप से बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य घटता है, जिसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। आगे देखेंगे जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो वह मुद्रास्फीति यानी जो यहाँ पे मुद्रा जो होता है कि अवस्था कहलाती है। आगे है मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना और कमजोर होना मुद्रास्फीति की व्यवस्था है, ठीक है, मतलब की अवस्था है। अब आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच, ठीक है। अब इस पे जैसे देखिए यहाँ पे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे, जैसे लिखा हुआ है कि दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया था।
नहीं किया गया है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किया था। 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए थे। समाज समता संघ की स्थापना किए थे। 1942 ईस्वी में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किए थे। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी एवं बौद्ध महासभा की स्थापना किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ये 10 क्वेश्चन कराए। इस पे जैसे 10 क्वेश्चन के अलावा आप लोग को जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको मिलाकर के आप लोग को लगभग 100 क्वेश्चन पूर जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीक़े से आप लोग को 10-10 क्वेश्चन या 25-25 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, इस चैनल पे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है। अगर हम ये जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का भी कराते हैं तो लगभग ये वीडियो 1 या 1.5 घंटा का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो हम लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। अगर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 10 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन करेगा तो उतना ही क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग लॉन्ग वीडियो देखना कम पसंद करते हैं। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ पूरा लॉन्ग वीडियो बनाइए, एक एक सेट का एक एक वीडियो बनाइए, तो हम बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग जाता है, बहुत सारा टाइम देना होता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को जो है 10-10 क्वेश्चन कराया जाए या फुल सेट ही कराया जाए। फुल सेट कराने में आप लोग को एक सेट कराने में लगभग 2 से 2.5 घंटा लगेगा। ठीक है, तो आप लोग के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।